हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अब ये चैप्टर अंतिम चरणों में है अपना, ठीक है। तो लास्ट अपन ने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टर। इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो सेम आरसी सर्किट के जैसे ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको दोनों सर्किट एक साथ देखना हो, दोनों सर्किट बोले तो बच्चों जैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंबाइंड सर्किट बनाना है या ग्रोथ एंड डीके का कंबाइंड सर्किट बनाना है। तो जो अपन ने पढ़ा था ना, ये इंडक्टर और ये रजिस्टर, ये आर हो गया, ये एल हो गया। जो अगर कंबाइंड सर्किट बनाना हो ना, तो यहाँ बैटरी लगा लिए इंड्यूस ईएमएफ ई का, और यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ से कनेक्शन कर दिया 1 2। अगर ये जो कनेक्शन है, ये स्विच को अगर मैं स्विच अगर पोजीशन 1 पे होगा, स्विच एट पोजीशन 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ग्रोथ सर्किट, ठीक है। ग्रोथ मतलब करंट ग्रो करने वाली। और अगर स्विच जो है बच्चों एट पोजीशन 2 पे कर दूं, जिसे बहुत देर तक पोजीशन 1 पे रहा है, स्विच शिफ्टेड एट पोजीशन 2 फ्रॉम पोजीशन 1, स्विच शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। पोजीशन 1 पे होगा तो कोई ना कोई करंट आ चुकी होगी बच्चों, ठीक है। और वही करंट लगातार फ्लो होती रहेगी उस इंडक्टर में, क्योंकि इंडक्टर का फ्लक्स मेंटेन रखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर वो करंट डीके होते जीरो हो जाएगी। इस 2 पे कनेक्ट करेंगे तो डीके सर्किट होगी। तो ये कहानी तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, सेल्फ इंडक्शन। अब पढ़ने वाले हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है देखो समझ लेते हैं। तो पहले ये कहानी लिख डालो, आप ये डायग्राम बना लो, लिख लो। मीन्स ये ग्रोथ डीके का साइमल्टेनियसली एक साथ सर्किट बना दे तो क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन। तो जैसे जैसे सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था ना, उसी पैटर्न पे म्यूचुअल इंडक्शन भी है। और सेल्फ इंडक्शन से म्यूचुअल इंडक्शन थोड़ा आसान है, क्योंकि सेल्फ में तो क्या है ना, खुद की करंट है, वही सब कुछ लिंक होती है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। म्यूचुअल इंडक्शन अपन वैसे पहले भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखो क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो आपस में बताता हूँ, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, और जो नॉर्मल इंडक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता था बच्चों। वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है इसके बारे में कुछ नहीं पता होता था, बट मैग्नेटिक फील्ड गिवन था। उसमें अगर कोई लूप है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाता था। या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एक वायर मूव कर रहा है, मूविंग रोड है या रोटेटिंग रोड है, तो उसमें भी इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंडक्शन में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, एक लूप है, उस लूप में करंट फ्लो होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो वेरिएबल होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब म्यूचुअल में क्या है, इसमें 2 लूप होते हैं बच्चों, एक लूप और दूसरा लूप। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अब यहाँ एक लूप आ गया, दूसरा लूप आ गया। अगर मैं इस लूप में करंट फ्लो कराऊंगा तो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरे वाले लूप के साथ में अटैच होगा। और अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो लिखना सीखते हैं जरा क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन अब अपने को पढ़ना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन, तो क्या है म्यूचुअल इंडक्शन ये समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे पहले तो मैं सिंगल से 2 लूप बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये एक लूप बना लिया बच्चों, ठीक है, ये एक लूप आ गया, ठीक है। अब इस लूप में कभी करंट फ्लो हो रही है, इस लूप में मान लो मैंने ये ऐसी करंट फ्लो करा दी होगी। अगर ये करंट, ये लूप में ऐसी करंट आ गई, इस टाइप की करंट आने के कारण क्या होगा, इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी बच्चों, ये इस टाइप से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी होगी, ठीक है। ये इसको लूप को नाम दे रहा हूँ, लूप या कोयल 1, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट वाले लूप में जो करंट है वो मैंने क्या मान ली, I1। इस लूप 1 में I1 करंट जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पास में एक और लूप है जो सेकंड वाला लूप है। जैसे मान लिया मैंने सेकंड वाला लूप, ये यहाँ पे ये इस टाइप से, ये इस टाइप से सेकंड वाला लूप आ गया, सेकंड वाली कोयल। इसमें कोई भी करंट नहीं है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है। बट इस जो सेकंड वाला लूप है, सेकंड वाला जो लूप है, इस सेकंड वाले लूप में क्या होगा बच्चों, सेकंड वाले लूप में कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा क्या, सेकंड वाले लूप से कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने वाला है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, सेकंड वाले लूप से क्या होने वाला है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने वाला है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं उल्टा करता हूँ, इसका नाम अगर 1 2 कर दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना वैसे, पर एनसीईआरटी में ऐसा है तो मैं भी उसी टाइप का नाम ले लेता हूँ,
ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ सेकेंड, और यहाँ जो करंट है ना, यहाँ जो करंट है वो हो जाएगी I2 और I2 और ये कॉइल 1। तो क्या होगा बच्चों, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, बस ऐसा बना लिख दिया है डायरेक्ट, तो डायग्राम मैंने आपको बता दिया, डायग्राम से थोड़ा फील आता है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था, इस करंट के कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया, ये कॉइल था, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बच्चों, ये लूप सेकंड वाले लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा होगा वो भी अपन ने लिख लिया, ठीक है। तो कितना ये वाली कॉइल 2 जो है, कॉइल 2 से कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ फ्लक्स आ रहा होगा, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है ये अपने को समझना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, फर्स्ट कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, किसके कारण। अब ये जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ना बच्चों, ये फ्लक्स, ये जो व्हाइट कलर की जो लाइंस आ रही है, ये व्हाइट कलर की लाइंस किसके कारण आई, ये सेकंड वाली जो लूप है या सेकंड वाला जो कॉइल है उसकी करंट के कारण आई ना, ठीक है। मींस इसका जो कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इसके कारण, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन क्या टर्म है। अब इसमें मैंने जितना करंट, अगर मान लो आप 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर मैं करंट का वैल्यू बढ़ा देता हूँ, करंट का वैल्यू बढ़ा दूं, तो ये सोचो जरा, ये वाले लूप कॉइल 1 का फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, अगर करंट बढ़ा दूं तो। देखो बच्चों, करंट बढ़ाने पे क्या होगा, जैसे करंट बढ़ा दी जाए यहाँ की अगर करंट बढ़ा दी जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे भी 5 है, करंट बढ़ा दूंगा तो 5 से बढ़ के 10, 15, 20, 20 कुछ भी हो सकती है। अभी 5 लाइंस है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 1 2 3 4 5। जैसे करंट I2 का वैल्यू इंक्रीज कर दिया जाए, I2 का वैल्यू इंक्रीज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब इस लूप से जो जाने वाला फ्लक्स है वो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। और अगर वो फ्लक्स वेरिएबल है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा। अगर वो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है अपोज करेगा, डिक्रीज कर रहा है अपोज करेगा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब वो सारी कहानी तो अपन ने लेंज लॉ से पढ़ा हुआ है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, फैराडे लॉ बता देगा कितना मैग्नीट्यूड आएगा d5/dt, ठीक है। तो पहले तो अपन ये चेक करते हैं इस पे फ्लक्स कितना आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो कॉइल सेकंड है, अभी तो मैंने सिंगल एक लूप बनाया, दोनों लूप, ये यहाँ भी एक लूप बनाया, यहाँ भी एक लूप बनाया, हो सकता है 2 3 4 ज्यादा लूप, ठीक है ना। तो सिंगल लूप से क्या आएगा, तो ये वाला जो फ्लक्स है ना बच्चों, ये वाला फ्लक्स ये करंट I2 पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल 1, ठीक है। इसको अपन ने नाम दे दिया बच्चों, जो फर्स्ट कॉइल का N1 5, ठीक है। N1 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए अपन, N1 क्या मान ली, नंबर ऑफ टर्न्स, N1 जो टोटल फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया बच्चों, N1 5, ठीक है। चाहो तो मैं 5 नेट लिख दूं, 5 टोटल, ये 5 टोटल फ्लक्स का, या फिर N1 5 वाली लिख दो, दो टर्म याद रखनी पड़ेगी, N1 5, ठीक है। N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, N1 क्या मान लिया बच्चों मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल। ये जो फर्स्ट वाली कॉइल है ना, ये रेड कलर की जो कॉइल बनी है, ऑरेंज रेड ऑरेंज जो भी मान, उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या मान लिया अपन ने, N1, ठीक है बच्चों। तो ये जो फ्लक्स का है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये N1 ∅1 जो होता है ना बच्चों, ये जो टोटल फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I2 के। अब I2 क्या है बच्चों, I2 जो है इसको बोला जाता है करंट इन कॉइल 2। ये जो सेकंड वाली कॉइल है बच्चों, उसमें कितना करंट है, इसकी करंट अगर मैं बढ़ा दूंगा, इसकी करंट बढ़ाने पे क्या होगा, इसकी करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ाने से, ठीक है, ये करंट I2 इंक्रीज करने से क्या होगा, करंट I2 इंक्रीज करने से क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करने से क्या होगा, जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा वो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब अगर वो फ्लक्स बढ़ गया क्या होगा बच्चों, अगर वो फ्लक्स इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो वो करंट पे डिपेंड कर रहा है इसका,
मीन्स अगर ये करंट को मैंने 4 गुना कर दिया तो यहाँ भी फ्लक्स कितना हो जाएगा 4 गुना, करंट को 100 गुना तो यहाँ फ्लक्स 100 गुना। तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया। N1 जो फर्स्ट वाली कॉइल से जो भी फ्लक्स जा रहा था I2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। I2 क्या हो गया सेकंड वाले कॉइल की करंट। अब बच्चों यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन हटाते हैं, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा क्या, तो वो जो कांस्टेंट को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, जैसे ये N1 बरोबर यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना उसको बोला जाता है M12। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, M12 इंटू साथ में I2। क्लियर है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों M12। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी सोचो, M12। अब M12 आपके दिमाग में एक नई टर्म आ रही है, तो M12 क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी डेटा है, तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ coil 1 विद रिस्पेक्ट टू coil 2। ठीक है, जैसे वेलोसिटी लिखते हैं ना v12 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, उसी टाइप से M12 है। M12 को म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट भी बोला जा सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ coil 1 विद रिस्पेक्ट टू coil 2। क्लियर है, ये M12 आ गया क्या बच्चों। अब ये तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों, जैसे अब ये M12 किस पे डिपेंड करता है या किस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी अभी मैं आगे लिखूंगा। क्लियर है, अभी आपको ये समझ लेना है M12 को अपन बोलते हैं म्यूचुअल कोएफिशिएंट। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। जैसे अपन ने सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट बोला था ना बच्चों L, वो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट तो क्या था, एक लूप था उसमें कोई करंट फ्लो हो रही थी और वो करंट के कारण जो फ्लक्स लिंक कर रहा था खुद से ही, और प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो मैंने सेल्फ इंडक्शन आई। बट यहाँ पे इसमें तो कोई करंट नहीं है, इस coil 1 में तो कोई करंट नहीं है, इसमें जो फ्लक्स आ रहा है वो सबका सब इसके कारण आ रहा है क्या, तो इसको म्यूचुअल बोला जाता है, म्यूचुअल। ठीक है ना, ये इन दोनों के बीच का जो फ्लक्स है कॉमन फ्लक्स है, तो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब N1 तो नंबर ऑफ टर्न्स है। अब आप अगर phi इक्वल टू Li से कंपेयर करोगे तो M का यूनिट एंड डायमेंशन, M का जो है बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज L पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं SI यूनिट ऑफ M12 क्या है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा अपना क्या, वेबर पर एम्पियर लिख लूं या फिर हेनरी लिख लूं। ठीक है, हेनरी को कैपिटल H से डिनोट करता है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों कि ये जो फर्स्ट वाली कॉइल है, क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा या इंड्यूस करंट आएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे बच्चों, इसके फ्लक्स पे। अब इस पे जो टोटल फ्लक्स आ रहा है वो कितना है, N151। क्या ये N151 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वो डिपेंड करेगा I2 पे। ये M12 तो कांस्टेंट है, M12 तो दोनों जो है ना, अभी किस पे डिपेंड करेगा M12 वो भी मैं बता दूं। जैसे coil 1 and 2 फिक्स हो गई, coil 1 and 2 फिक्स हो गए, जैसे इन दोनों coil को फिक्स करता हूं मैं M12 कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, M12 तो कांस्टेंट हो गया, अब म्यूचुअल इंडक्शन तो कांस्टेंट हो गया। अब N1 नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं बदल रहे, बट ये phi1 बदल जाता है बच्चों का। ये जो N1 है ना, ये कब बदल जाएगा, जब करंट I2 को बदल दो। तो अगर मान लो इस लूप की करंट वेरिएबल है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, अगर इस लूप की करंट कांस्टेंट है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा। तो कोयल जो 1 है बच्चों, फर्स्ट वाली कोयल, क्या उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट वाली कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर फर्स्ट वाली कोयल जो ये फर्स्ट कोयल है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ 0 आ जाएगा। अब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो I2 पे डिपेंड कर रहा है, अगर I2 कांस्टेंट है तो इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, I2 कांस्टेंट है तो इसका फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चे। तो I2 अगर वेरिएबल है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, मींस अगर ये I2 कांस्टेंट है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0, I2 वेरिएबल है तो इंड्यूस ईएमएफ नॉन जीरो। अब वो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, कितना आएगा वो समझते हैं। पहले यहाँ तक की कहानी नोट कर डालता हूँ जल्दी से, यहाँ तक की पूरी कहानी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, यहाँ तक की कहानी नोट कर लो म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन नोट करो, डायग्राम बनाना, डायग्राम बना लेना, डायग्राम से तो थोड़ी सी फील आएगी, वरना डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि ये कैसे क्या लिख दिया। ठीक है, तो लास्ट तक पूरी कहानी लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से देखते हैं बच्चों अगर इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा। तो मैं इंड्यूस ईएमएफ देखना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाली कॉइल में उसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा। तो इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों अपन क्या, इंड्यूस ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल। ठीक है, इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा। मान लेते हैं इसको अपन ने E1 नाम दे दिया। अब लेंज लॉ तो आपको पता ही है d5/dt, सॉरी फैराडे लॉ। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखते हैं अपन, d5/dt। तो यहाँ E1 जो होगा वो -d/dt ऑफ, यहाँ नेट फ्लक्स लिखा जाता है बच्चों, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स। तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, N1/1 है क्या, ठीक है। और ये N1/1 का वैल्यू किसके बराबर है, -d/dt ऑफ, यहाँ से लिखा था ना अभी अपन M12I2, ठीक है। तो ये M12 तो कांस्टेंट है क्या, M12 आपको पता है म्यूचुअल कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो कांस्टेंट है। तो E1 क्या आ गया अपने पास, माइनस ऑफ M12 d/dt ऑफ I2, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद रख लेना, जैसे अपन ने वहां पे याद रखा ना सेल्फ इंडक्टर में LDI/dt, उसी टाइप से अपने पास ये एक फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है आपको, और साथ में एक और फॉर्मूला कौन सा बच्चों, ये N1/1 का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, M12 इंटू साथ में I2। ये दो फॉर्मूले अभी तक अपने को यहाँ पे याद रखने हैं बच्चों, ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है। ये दो फॉर्मूले अपने पास आ गए म्यूचुअल इंडक्शन के। और अगर देखा जाए तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा लोगे, म्यूचुअल इंडक्शन में नहीं भी पढ़ाता तो भी आप लोग फैराडे लॉ, फ्लक्स का डेफिनेशन, क्या फ्लक्स के डेफिनेशन से इसका मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ लिखा जा सकता है ना। अब म्यूचुअल इंडक्शन आ गया ना तो बस M12 लिख लिया वहां पे, ठीक है ना। अब जो है ना अपनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, जैसे अपन इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड मैं सेंटर पे लिख सकता हूँ, एक्सिस पे लिख सकता हूँ, पर रैंडमली हर जगह नहीं लिख सकता ना, तो इसलिए M की जरूरत पड़ती है। M दे दिया जाएगा ना, जैसे M का वैल्यू पता लग गया तो फिर आप जैसे इसका पोजीशन चेंज करने पे M चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पोजीशन बदलता हूं मैं तो M का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो M दे दिया, दोनों के बीच का अगर M का वैल्यू गिवन है तो जैसे ही करंट देगा तो मैं M निकाल लूंगा। M पता है तो इसका कितना प्लस लिंक करना होगा ये पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेने बच्चों, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये M12 क्या है, M12 बोले तो M12 क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, सॉरी E1 तो है इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल 1, M12 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहां तक की कहानी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक की आई थिंक आप लोगों ने कहानी लिखी होगी। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बना देते हैं, किस टाइप से न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे आपको, ठीक है। पहले तो ये दोनों फॉर्मूले के मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये तो लिखना ही भूल गया मैं, M किस पे डिपेंड करेगा, हाँ ठीक है। M किस पे डिपेंड करेगा ये लिख लेते हैं, M किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो M डिपेंड्स ऑन, M बोले तो M डिपेंड्स ऑन, M किस किस पे डिपेंड करेगा। पहला एक तो ज्योमेट्री ऑफ बोथ लोड्स, फर्स्ट तो क्या आ गया, ज्योमेट्री ऑफ बोथ कॉइल्स, समझ जाओगे। जो दो कॉइल दिख रही होगी आपको 1 2, उन दोनों की जो कॉइल्स की ज्योमेट्री होगी उन पे डिपेंड करेगा पहला। अब अगेन आगे आपको लग रहा होगा सर ये ज्योमेट्री कहाँ है, तो ऐसे मैंने सेल्फ इंडक्टेंस भी बताया था ना बच्चों, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था अपन ने, क्या आया था, μ0 N² A × L। तो A × L डायमेंशन वाला फैक्टर था ना, नंबर ऑफ टर्न्स भी आया था, मीडियम भी आया था। तो फर्स्ट तो आ गया ज्योमेट्री ऑफ बोथ कॉइल्स। सेकंड क्या आ जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ कॉइल, जो दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है उन पे। थर्ड मीडियम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मीडियम पे डिपेंड करेगा, आप नीचे लिख लेना, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने वहीं चिपका दिया तुरंत से। फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों यहाँ म्यूचुअल में। देखो म्यूचुअल में अभी जैसे जैसे अभी ये यहाँ पे ना, तो यहाँ फ्लक्स लिंक कर रहा है, जैसे मैं इस कॉइल को थोड़ा दूर ले जाऊंगा या भी इसको घुमा के ऐसे कर दूं, इसका ओरिएंटेशन बदल दूं, इसका ओरिएंटेशन जैसे अभी ऐसा है, ऐसा कर दूं तो
फिर फ्लक्स बदल जाएगा, दूर ले जाऊंगा तो बदल जाएगा, पास ले जाऊंगा तो बदल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स। ये जो दो कॉइल्स हैं इनका रिलेटिव अरेंजमेंट में भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक लूप यहाँ पे है, उसका फ्लक्स किधर जा रहा है, तो यहाँ ये ऐसे रहेगा तो ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, ऐसे रहेगा तो कम करेगा ना। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अलग भी है, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स। समझ जाओगे ना, दोनों कॉइल का जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो क्या है और किस पे डिपेंड नहीं करता। M12 किस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी लिख देता हूँ मैं। M12 डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट, कोई भी फ्लक्स पे I2 लिख दूं मैं शॉर्ट में, कोई करंट और ∅1, ठीक है। ये इनसे कोई मतलब नहीं है, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। I2 बोले तो करंट इन कॉइल सेकंड और ∅1 बोले तो पहले वाले लूप का, ठीक है ना। तो याद रखिए कहानी लिखो जल्दी से। फिर अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ये वाले पे और ये वाले पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन बच्चों, और न्यूमेरिकल करने के बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की कहानी नोट करो जरा। सेल्फ इंडक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, अगर सेल्फ इंडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। और आप अगर हो सके बच्चों तो एक बार सेल्फ इंडक्शन को रिवाइज कर लो तुरंत से, फटाफट से। जो सेल्फ इंडक्शन का जो भी लेक्चर मैंने पढ़ाया था ना अभी लेटेस्ट रिसेंटली, उसको पढ़ लो 10 मिनट में। इस वीडियो को पॉज करो, नोटबुक उठाओ और उसको पढ़ डालो। तो चलो इससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जरा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल होगा, आप थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करोगे ना, मीन्स थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, कुछ भी अगर आपको इसमें समझ आए तो वो आंसर समझ जाएगा। चलो चलते हैं जरा। क्या है वो क्वेश्चन, लिखता हूं। यहाँ पे ये कोयल है बच्चों, ये कोयल आ गई और इस कोयल में जो करंट फ्लो हो रही है ना, ये करंट 3T एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। ये जो कोयल है इसमें करंट आ गई 3T एम्पियर, ठीक है। ये जो कोयल है ये इस टाइप से बच्चों, इसमें जो करंट है वो कितनी आ गई, I बराबर 3T एम्पियर। ए बोले तो एम्पियर करंट, ठीक है। अब यहाँ एक और लूप है, ये स्क्वायर लूप आ गया, ये इस टाइप का एक और लूप, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है और ये स्क्वायर लूप है। अब जो दोनों का ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग जो ये स्क्वायर लूप है, इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट एक चीज है, मैं भी बता देता हूँ, याद रखना। किसी का भी किसी के रेस्पेक्ट में सेम होता है, भी प्रूफ भी करके देख लेंगे, ठीक है ना। मीन्स जो M12 का वैल्यू है वो M21 के बराबर होता है, ठीक है। M12 जो अभी तक अपन M12 लिख रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चन में M12 या M21 नहीं लिखे, सिंपल M लिखा होता है। सिंपल M लिखा है मतलब दोनों का सेम आएगा, किसी का भी किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो सेम होता है। M12 बराबर M21 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, जैसे जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा होता है बस, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है, अभी मैं आगे भी लिखा दूंगा कि M12 और M21 बराबर बराबर है। तो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट जो होगा वो आपको मान लेना है, क्या मान लो इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है वो 5 हेनरी मान लिया, ठीक है। कितना मान लिया बच्चों, 5 हेनरी। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप 8 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, वो कितना होगा। फाइंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप 8 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन स्क्वायर लूप
फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्क्वायर लूप एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे इस स्क्वायर लूप पे कितना इंड्यूस ईएमएफ है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो बच्चों, ट्राई करो जरा, क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या होगा आंसर, चला चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल लेता हूँ बच्चों। पहला में क्या, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप, ठीक है। पहले तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का आएगा, जो फाई टोटल है, वो कितना लिख दूंगा बच्चों। चाहो तो आप N151 लिख दो, पर उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आपसे कोई मतलब नहीं है। ये आ जाएगा क्या M12, ये जो लूप है ना बच्चों, ये वाले लूप को मैंने क्या मान लिया, सेकंड कोयल, और ये जो स्क्वायर लूप वाला है इसको मैंने कौन सा कोयल मान लिया, फर्स्ट कोयल। तो फाई टोटल चाहिए N151 M12 इंटू I2। अब ये जो I2 का करंट दिया है, I2 वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 3T। अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाए कौन सा I1 है कौन सा I2, आपको ये सोच लेना है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा लिख दिया, मुझे फाई टोटल चाहिए क्या बच्चों। तो ये वाला नहीं भी लिखता तो चलता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। M12 कितना दिया 5 हेनरी, करंट कितना दिया 3T, तो कितना आ गया 15T। अब आपको कितनी देर में बताना है बच्चों, 2 सेकंड पे। आप लोग अपना आंसर सोल्व करना जरा, ठीक है ना, नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो फाई टोटल कितना आ गया यहाँ पे 15 इंटू 2 30 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा होगा 2 सेकंड। चलो एक तो मैंने सोल्व कर दिया, अपना आंसर मैच करा लेना बच्चों जरा। अगर आंसर मैच किया हो तो बहुत बढ़िया है, गलत है तो एक बार चेक करो क्या गलती करी। ऐसे अब आप सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इन स्क्वायर लूप, ये जो स्क्वायर लूप है इस पे इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो बताया बच्चों मैंने स्क्वायर लूप में E1, वो क्या लिखा था अपन ने M1D, यहाँ माइनस आता है, वो माइनस तो ओनली ये बता रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना स्क्वायर लूप में वो अपोज कर रहा हूँ, ठीक है। E1 इक्वल टू माइनस M12 dI2/dt, ठीक है। मैंने बोला था ना, डायरेक्ट याद रख लो बच्चों। तो ये M12 d/dt, अब वो कितना आ गया 3T। M12 का वैल्यू आपको पता है कितना है, खारा म्यूचुअल इंडक्टेंस 5, इसका 3, तो ये तो माइनस 15 वोल्ट आ रहा है। अब कितनी भी देर हो जाए तो कांस्टेंट है एट एवरी टाइम, ठीक है। ये हर एक टाइम पे यही आने वाला है, कुछ भी टाइम हो जाए यही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इससे टाइम का फंक्शन आ ही नहीं रहा है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ हमेशा 15 वोल्ट का आएगा, चाहे 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो कोई। बट अगर यहाँ करंट 3T की जगह और कुछ फंक्शन होती, मीन्स करंट का और कोई वेरिएबल होती, जैसे 3T स्क्वायर होता, तो फिर ये हो सकता है इंड्यूस ईएमएफ भी वेरिएबल हो जाए। अगर वहाँ 3T स्क्वायर होता तो यहाँ 3T स्क्वायर करता, 15 इंटू T स्क्वायर करता, टोटल प्लस आ जाता। फिर यहाँ T स्क्वायर होता ना 3T स्क्वायर, तो 3 बार और T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2T होता ना, तो फिर आंसर आता अपना फिर 15T, मीन्स इंड्यूस ईएमएफ भी टाइम के फंक्शन में आता। क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को आई थिंक समझ आई होगी। कहानी आसान है, बहुत नया कुछ नहीं है, सब कुछ पुराने कॉन्सेप्ट है, घुमा फिरा के, ठीक है, बस घुमा फिरा के परोसे जा रहे हैं आपके पास सामने। क्लियर है। चलो यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी, फिर नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं अपन। अब नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों कैलकुलेशन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट आता है नेक्स्ट, कैलकुलेशन वाला। तो कैलकुलेशन मीन्स म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे अपन ने सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट किया था, कैपेसिटर कैलकुलेट किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था, और अपन ने कैलकुलेशन किया था किसका, सेल्फ इंडक्टेंस। आइडियल सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है पता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे, तो आपको क्या करना होगा, देखो आपको क्या करना होगा बच्चों, टोटल फ्लक्स निकाल लो। पहले आपका काम क्या होगा, देखो कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं उसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट m का कैलकुलेशन। तो आपको ये तो पता है ना बच्चों कि जो टोटल फ्लक्स का आएगा, जिसे अपन ने अभी लिखा था ना N151 इक्वल टू M12 I2 लिखा ना मैंने। तो मुझे क्या करना है बच्चों, ये कुल मिला के देखा जाए तो 5 टोटल है क्या, टोटल फ्लक्स इन कॉइल 1, ठीक है, 5 टोटल है ये। तो आपको क्या करना होगा, ये M12 पता करना है ना बच्चों। तो M12 कैसे आएगा, देखो
N1 ∅1 अपॉन I2। तो कुल मिला के आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। जैसे अपन कैपेसिटर में करते थे, पहले चार्ज मान लो फिर चार्ज गायब हो जाता है, ठीक है। क्या कैपेसिटेंस इस बात पे थोड़ी डिपेंड करता है चार्ज कितना है। ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि करंट कितनी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आ जाएगा, मैंने लिखा है ना करंट से इंडिपेंडेंट होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो 2 लूप होने चाहिए बस आपके पास, उनका कोई ना कोई रिलेटिव पोजीशन दिया तो आप आंसर निकाल लो, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ जरा, ठीक है, आपको ट्राई करना जरा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब देखो क्या है क्वेश्चन में, यहां लिख देता हूं इधर। क्वेश्चन एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, तो आप लोग ट्राई करें जरा। बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये इस टाइप से। देखो क्या है, ये एक लूप है और ये एक छोटा सा लूप है। यहाँ दोनों कंसेंट्रिक है, कोएक्सियल है, मींस दोनों की सेम एक्सिस है, सर्कुलर लूप है। अंदर वाले लूप का रेडियस R1, बाहर वाले लूप का रेडियस R2, ठीक है। और R1 जो है लेस देन R2। ये 2 कंसेंट्रिक लूप्स हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स, ठीक है। कोएक्सियल है, दोनों की एक्सिस सेम है। R1 R2 रेडियस है और जो R1 है वो बहुत छोटा है। तो ये अरेंजमेंट था, मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। यहाँ भी एक लूप है और यहाँ भी एक लूप है। नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे तो मैं आपको हमेशा क्वेश्चन में बोल दूंगा, ठीक है ना। तो फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखो बच्चों, जैसा मैंने ऊपर बताया, ऊपर क्या होता है, ऊपर अपन ने क्या लिखा है, मैंने यहाँ कुछ बताया नहीं, ये फॉर्मूला था m की कैलकुलेशन। तो आपको करना क्या होगा, देखो ध्यान से समझना बच्चों। एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, दूसरा आपसे खुद से करवाऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, दूसरा मैं आपसे खुद से करवाऊंगा। अब एक चीज तो ये ध्यान रखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि फर्स्ट कॉइल किसको कंसिडर करना है और सेकंड किसको कंसिडर। ये आपको अपना दिमाग लगाना है, ये आपको अपना दिमाग लगाना है बच्चे। अगर आप दिमाग लगा पाओ तो ठीक है। तो क्या दिमाग लगाना है आपको कि फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है। जो आपकी मर्जी पड़े किसको भी मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैं बोला M12 और M21 बराबर होंगे, तो इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि M12 चाहिए M21 चाहिए, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोई भी किसी के बाद का भी किसी के रेस्पेक्ट में बता दो, आंसर तो सही नहीं आएगा, डायरेक्शन तो है नहीं। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, तो 30 हेनरी है तो 30 हेनरी, इसका बड़ी वाली कॉइल छोटी वाली कॉइल के रेस्पेक्ट में है, छोटी वाली या बड़ी वाली दोनों का सेम ही आने वाला है। तो आप जरा पता करो। तो मैं आपको हिंट देता हूं, सबसे पहला काम तो क्या करना होगा बच्चों आपको क्वेश्चन में, जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की कैलकुलेशन करनी हो, पहले ये समझ लो, फिर अगला वाला वापस से आपसे करवाऊंगा बच्चों। पहले ये वाला क्वेश्चन आप समझ लो, इसके बाद वाला अगला वाला मैं आपसे कराऊंगा। इसको भी आपको अटेंड तो करना है, मैं स्टेप्स आपको समझाता हूँ। देखो क्या, सबसे पहले आपका काम है करंट, एक लूप को 1 नाम दो और एक लूप को 2 नाम दो, और एक लूप में I2 करंट मान लें। जैसे अगर ये पैटर्न देखो ना, तो करंट एक लूप में क्या करंट मान लिया मैंने, सेकंड वाले लूप में ऑब्वियसली I2 करंट मान लूंगा, तो फर्स्ट वाले लूप का फ्लक्स लिखूंगा। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कौन से वाले लूप का फ्लक्स लिखना आसान है, कौन सा वाले लूप का फ्लक्स लिखना आसान है। तो जिस भी लूप का फ्लक्स लिखना आसान हो ना, जो भी लूप का फ्लक्स लिखना आसान है उसको फर्स्ट मान लेते हैं, उसको क्या मान लें फर्स्ट, रिमेनिंग को क्या मान लेंगे सेकंड। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला जो है, कौन सा वाला से आसानी से होगा। देखो अब जैसे बड़ा वाला लूप है ना बच्चों, R1 ग्रेटर R2 ग्रेटर देन, अगर मैं बड़े वाले लूप में करंट I2 मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लो और यहाँ करंट I2 मान लो, तो उस I2 करंट का यहाँ छोटे वाले लूप पे मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा यहाँ सेंटर पे, आपको पता है इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, पता है क्या सभी को, पता है ना बच्चों, प्लस भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया फर्स्ट। अगर किसी ने बाई चांस उल्टा मान लिया, मान लो इसको सेकंड मान लिया, अगर उसने इसको सेकंड मान लिया ना, तो फिर वो मरे भी नहीं निकाल पाएगा, वो रो पीट के कुछ भी कर ले, इस छोटे वाले लूप में अगर I2 मान लेगा ना, तो बड़े वाले का फ्लक्स लिख नहीं पाएगा वो,
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको 1 और 2 इस वे में डिसाइड करना है कि इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स लिख पाओ। क्लियर है बच्चों? क्या इजीली आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिख पाओ। ठीक है, तो पहला सॉल्व करते हैं। देखोगे इसको मैंने सेकंड वाली कॉइल मान ली, इसको मैंने फर्स्ट वाली कॉइल मान ली। अब वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट किस में फ्लो करानी है, ये इसमें मैंने मान लो करंट I2 फ्लो करानी है। अब आपको लगेगा सर यहाँ तो करंट है ही नहीं, मैंने I2 मान ली, ये करंट ओनली मैं ऐसे मान रहा हूँ M की कैलकुलेशन, क्योंकि फाइनली जब M करूंगा ना, M कैलकुलेट करूंगा तो उसमें I2 नहीं आना। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉइल 2 या करंट कौन सी वाली करंट फ्लो करानी है। देखो आपको जिसमें फ्लक्स लिखना आसान है, ठीक है, जिसमें फ्लक्स लिखना आसान है उसके अलावा दूसरी वाली कॉइल का करंट फ्लो करा दो। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ करंट I2 फ्लो करा दी, तो इसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई। अब मैं लिखना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। ठीक है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2 आ गया। ठीक है ना, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। ये अपने पास क्या आ गया बच्चे मेरे, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस I2 के कारण। अब मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, कौन सी वाली, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल 1, फर्स्ट वाली कॉइल के साथ में कितना फ्लक्स लिंक करा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल 1। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ना, वो लिख लिया अपन ने N1 इक्वल टू M12 इंटू I2। क्लियर है, अभी N1 नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 हो गया बच्चे, 5 क्या आ जाएगा, इसमें कितना फ्लक्स का जाएगा, B इंटू ए, बी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा को लिख लेंगे M12 इंटू I2। यहाँ से सोल्व करूंगा ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं I2 आ जाएगा, तो ये 1 को तो गायब कर दे। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है देखो, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2 इंटू एरिया कितना आ जाएगा छोटा वाले लूप का, पाई R1 स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको लगेगा सर ये पूरे लूप पे थोड़ी, मैग्नेटिक फील्ड तो केवल सेंटर पे लिखा है ना अपन ने, ये मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ का है, सेंटर का, मतलब ये एक पॉइंट का है। बट यहाँ आजू बाजू में सब जगह मैंने मैग्नेटिक फील्ड सेम मान लिया। क्यों मान लिया, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है ना आपको, R1 लेस देन R2, मतलब अंदर वाला लूप बहुत 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 छोटा है, ऑलमोस्ट वो सेंटर के आजू बाजू लाई कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, सब जगह का मैग्नेटिक फील्ड यही मान लिया। क्लियर है, और cos 0 हो जाएगा बच्चों, तो M12 इंटू I2। अब आप ध्यान से देखो जरा, I2 से I2 गायब हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो ये वाला जो I2 करंट है, ये वाले I2 करंट से गायब हो गया। और आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस I2 पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से देखोगे तो मैं M12 की कैलकुलेशन हो गई क्या, cos 0 का वैल्यू तो 1 हो जाता है, तो अपना आंसर कितना आ गया, M12 आ गया आपका, क्या मैं इधर लिख दूंगा, M12 जो आ रहा है ना वो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने M12 का वैल्यू लिख लेता हूँ। M12 जो आएगा बच्चों अपने पास, पाई से पाई भी गायब हो जाएगा, म्यू नॉट तो रहने वाला है, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, ये अपना आंसर है। चेक करना जरा, आपका आंसर यही आया था। ठीक है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना जरा, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इन सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो भाई गड़बड़ कर दिया अपन ने। क्या गड़बड़ करी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड गलत लिख दिया अपन ने, ये मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पाई नहीं आएगा, ये गड़बड़, लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लिखा है ना, तो यहाँ पाई नहीं आएगा, तो एक पाई आएगा, म्यू नॉट यहाँ पाई आएगा एक, वही मैं देखो ना आंसर मैच क्यों नहीं किया, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर इंटू 2R, ये इस टाइप का आंसर होगा। क्लियर है, तो आप देख रहे होंगे ये M12 का कैलकुलेशन किया, और मैंने जैसा ही बताया M21 भी यही आने वाला है, M21 का वैल्यू भी यही आने वाला है। तो नोट कर लो जरा, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आपको ऐसा बोल दिया जाए बच्चों, ये ऊपर वाला पाई R1 स्क्वायर ये वाले लूप का एरिया के अंदर में जो छोटा लूप, आपको बोल दिया जाए अंदर वाले लूप का रेडियस को आधा कर दूं, अंदर वाले लूप का जो रेडियस था वो पहले R1 था, उसको आधा कर दिया जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा,
अंदर वाले लूप का रेडियस आधा कर दिया R1/2 तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले से कि R1 R2 पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? R1 R2 पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? R1 R2 बोले तो दोनों का डायमेंशन हुए, मीडियम भी आएगा क्या म्यू नॉट? अभी नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाता है अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स लेता। अभी आगे एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्लियर है। और एक रिलेटिव पोजीशन बताता हूँ। रिलेटिव पोजीशन अभी बताता हूँ जरा। मैंने अभी जिसे ये जो दो लूप है, दो कंसेंट्रिक है। अगर मान लो कंसेंट्रिक लूप नहीं होके ऐसे लूप हो जाए, अगर ये लूप कंसेंट्रिक नहीं होके इस टाइप से हो जाते हैं, ये वाला लूप ऐसे वैसा होता। ठीक है, तो अब वापस आंसर सॉल्व करो जरा आप। क्या होगा? ये जो लूप्स है ना, ये क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ लूप्स आर परपेंडिकुलर। तो फिर आंसर क्या होता है जरा चेक करो। अगर ये प्लेन जो लूप के प्लेन है ये परपेंडिकुलर होते तो फिर आंसर क्या होता? चेक करो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी आपको टाइम लग रहा है सोल्व करो जल्दी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने सोल्व किया हो तो बढ़िया बात है। ये वाले लूप को क्या कर दिया? यार लूप को ऐसा बना दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोयल 1 का प्लस ऐसा लिख दिया। बट यहाँ पे चेंज होके 90 डिग्री हो जाएगा क्या? पिछला सॉल्यूशन लिख लेना बच्चे। यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ 90 डिग्री होते ही सारा खेल खत्म। यहाँ 90 डिग्री होते ही सारा खेल खत्म। यहाँ 90 डिग्री होते cos 90 का वैल्यू कितना? 0, और cos 90 का वैल्यू 0 तो M12 कितना आ गया बच्चे? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अरे 90 क्यों लिखा मैंने समझा बेटा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर, और ये कॉइल का एरिया वेक्टर इधर है क्या? अरे फाइल लिखते ना BA cos थीटा। ये एरिया कौन सा है? इस वाले छोटे वाले लूप का। अब छोटा वाला लूप ऐसे, ये तो बोर्ड के प्लेन में आ गया। छोटा वाला लूप ऐसे होगा तो उसका एरिया वेक्टर इधर होगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो BA cos 90 का वैल्यू 0 तो M12 0 होगा। ठीक है, M12 0 हो गया तो ये 0 आंसर आ गया। मतलब आपको एक चीज और समझ में आ गई कि रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? रिलेटिव पोजीशन पे। ठीक है, दोनों लूप जो है उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिखो आप जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। अब मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला रिजल्ट आपने लिखा ना, अब मैं कोप्लेनर्स लूप के रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको एक दो, फिर अगले क्वेश्चन पर जंप करेंगे अपन। तो एक रिजल्ट तो यही वाला लिख लेना है। जैसे अभी ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लो पहला रिजल्ट नोट लगा के लिख लेना है रिजल्ट। अगर आप ध्यान से, आप चाहो तो घर जाके डिराइव भी कर लेना। ये पहला वाला तो 2 कोप्लेनर लूप, पहला वाला लूप तो ये आपको समझ में आया होगा ना, 2 कोप्लेनर, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल लूप्स आर कोप्लेनर। तो आपके दिमाग में बैठ जाए ऑल लूप्स, जितने भी लूप बना रहा हूँ ना, ये सब के सब क्या है? आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो पहला डायग्राम तो ये बनाता हूँ मैं। पहले डायग्राम में ये और ये, ठीक है, R1 R2, R1 लेस देन R2 किया गया बच्चों। R1 लेस देन R2 किया, तो यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है M12 लिख दूँ चाहे M21 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? या मैं M लिखता हूँ, सिंपल है ना। यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया M12 या M जो आया म्यूचुअल इंडक्टेंस 12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंदर वाले लूप का एरिया R1 स्क्वायर अपॉन R। ये देखो ना, यहाँ पिछला वाला क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, आप देख लेना। अगर यही क्वेश्चन में बच्चों क्या कर दिया जाए, यहाँ सर्कल हो और यहाँ सेंटर पे ये ऐसा होता, सिमेट्रिकल है। ठीक है, और स्क्वायर की साइड क्या मान लिया अपन ने? स्क्वायर का साइड A एंड ये रेडियस, लूप का रेडियस क्या है? लूप का रेडियस R। तो ऐसी सिचुएशन में जो M12 आता ना आपका, वो प्रोपोर्शनल टू क्या आता? वो आ जाता है A स्क्वायर अपॉन R के प्रोपोर्शनल। दोनों का सेंटर एक जगह है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल डायग्राम है बच्चों। ठीक है, सेंटर दोनों का एक जगह है। इसका स्क्वायर का सेंटर भी आएगा ना, और लूप का दोनों का सेंटर एक सेम पैटर्न पे। तीसरा वाले डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक स्क्वायर बना लिया बच्चों मैंने, और स्क्वायर के सेंटर पे एक छोटा सा सर्कल बना लिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में जो है ना, A लेस देन R है,
और ये अगले वाले क्वेश्चन में r लेस देन a है, ठीक है। वापस से स्क्वायर का साइड a मान लेना है, लूप का रेडियस, तो यहाँ जो m12 आएगा ना वो प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन a आएगा। नोट कर लो। चाहो तो आप डायरेक्ट इन सभी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, मैंने तो अभी डायरेक्ट रिजल्ट बता दिए, एक के पैटर्न पे सभी के रिजल्ट बता दिए, ठीक है। बाकी आप लोगों ने सारे एक और है, नेक्स्ट एक डायग्राम और बता देता हूँ, फोर्थ वाला, ये तो आपको समझ आएगी। अब एक फोर्थ डायग्राम और है बच्चों। फोर्थ डायग्राम में क्या देखो, अगर मान लो ये यहाँ पे लूप है बच्चों, स्क्वायर लूप और एक छोटा स्क्वायर लूप, दोनों कंसेंट्रिक है, ठीक है ना। तो बड़े वाले लूप का रेडियस साइड b मान लिया, छोटे वाले लूप का a मान लिया। तो यहाँ जो m आएगा ना बच्चों, अब सोचो आप प्रोपोर्शनल किसका आएगा, a स्क्वायर अपॉन b, ठीक है। तो नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानियाँ, ये चारों आपने याद भी रख लेने हैं, ठीक है। चारों रिजल्ट डायरेक्ट याद रख सकते हो तो याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है। तो कहानी यहाँ तक की आप लोगों ने लिख ली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना अपने पास बच्चों, वो सोलेनॉइड वाला है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा जो आइडियल सोलेनॉइड होती है बच्चों, कौन सी, आइडियल सोलेनॉइड, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, आइडियल सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, सर भूल गए बेटा, मैंने बोला था ना पढ़ने के लिए भी, म्यू नॉट एन स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी नोट कर ली होगी आप लोगों ने। आइडियल सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं जरा क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप वेरीफाई करके देख सकते हो। पहला तो मैंने करा दिया। एक चीज ध्यान रखना, अंदर वाला जो है ना बहुत छोटा छोटा इसलिए है ताकि अपन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सके हर जगह, और सबके सब डायग्राम सिमेट्रिकल थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि एक सोलेनॉइड है बच्चों और दूसरी सोलेनॉइड उसके साथ में लिपटी हुई है, ठीक है। तो कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम किस टाइप से देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये इस टाइप से एक सोलेनॉइड है, थोड़ी छोटी बनी, बड़ी बनाने के लिए ट्राई करते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी। ये एक सोलेनॉइड तो ये आ गया, ठीक है। ये इस टाइप से एक सोलेनॉइड है, ठीक है। एक सोलेनॉइड तो ये आ गया और ये सोलेनॉइड का रेडियस R1 मान लेते हैं। और एक और जो सोलेनॉइड है इसके अंदर वाली, दूसरी वाली सोलेनॉइड भी बना देता हूँ मैं। इसके अंदर में भी एक सोलेनॉइड है बच्चे, ठीक है। तो इसके अंदर में एक सोलेनॉइड बनाता हूँ मैं। दोनों की एक्सिस सेम है, एक्सिस बोले तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो होती है ना सिलेंडर, उसी टाइप से ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब दोनों का रेडियस मान लेते हैं। बाहर वाले का रेडियस R2 बड़ी सोलेनॉइड, और जो नीचे वाली जो सोलेनॉइड है उसका रेडियस मान लिया अपन ने क्या, R1। उसका सोलेनॉइड का रेडियस मान लिया R1 और सोलेनॉइड का लेंथ मान लिया L, और नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 है। N1 ये सोलेनॉइड को नाम दे रहा हूँ S2 और ये ऑरेंज वाली सोलेनॉइड को नाम दे रहा हूँ S1। तो N1 एंड N2 आर number of turns per unit length for solenoid S1 and S2, ठीक है। तो बाकी सारी कहानी आपको क्या पता करना है बच्चों, फाइंड M12 एंड M2 दोनों चीजें पता करना, ठीक है। M12 भी पता करो एंड M21 भी पता करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा
प्रूव दैट M12 इक्वल टू M2। तो दूसरा तो फालतू है क्या? दूसरा क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कभी कभी पहला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट दूसरे पूछा जाता है, तो करना तो वही है ना। मीन्स जो फर्स्ट दो कॉइल है दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के देख लेते हैं जरा, और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग निकाल के देखो जरा। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करो और टाइम ले सकते हो आप आराम से 10 मिनट का, पर आंसर आना चाहिए बच्चों, ठीक है? आंसर आपका आना चाहिए। क्लियर है? तो चलो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ जरा, ठीक है? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ क्या, फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो सेकंड वाला लूप है ना बच्चों, जो सेकंड वाले कॉइल है उसमें मैंने कितनी करंट मान ली, ये जो बड़ी वाली सोलेनॉइड है ना, इस बड़े वाली सोलेनॉइड में मैंने करंट मान ली, मान लो I2, क्योंकि इसका नाम H2 है, ठीक है? तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये आइडियल सोलेनॉइड है बच्चों, दोनों की दोनों कौन सी है, ये आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल का मतलब लेंथ बहुत ज्यादा है दोनों की, आइडियल सोलेनॉइड्स, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड H2, सोलेनॉइड H2, ये कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट N2 H2, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड H2, तो ये आ गया अपने पास म्यू नॉट N2 I2, ठीक है ना? क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट N2 I2। अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा आपको पता है म्यू नॉट Ni, तो यहाँ I2 करंट है, तो म्यू नॉट N2 I2। फिर वापस बोल रहा हूँ, अगर बच्चों आपने अभी तक भी सोल्व नहीं किया है तो सोल्व करना, ये एनसीईआरटी में सोल्व है, मींस थ्योरी की फॉर्म में दिया है, बट मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप से भी, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड आ गया अपने पास। तो अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 1 का, जो टोटल कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स वो कितना आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल 1, वो कितना आ जाएगा बच्चों? इसको अपन वैसे नाम देते हैं क्या बच्चों, N1 ये कितना आ गया देखो, N1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, M12 I2, ठीक है? तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गए, मुझे M12 चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए बच्चों, M12 चाहिए क्या मुझे, M12 निकाल लेते हैं। अभी N1 कितना आ जाएगा, स्मॉल n1 इंटू लेंथ N1 क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1। अब ये फ्लक्स क्या लिखूंगा मैं, B A cos थीटा इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू ये 5 सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स तो पहले ही थे, ये आ गया बी ए cos थीटा, M12 करंट I2, तो ये N1 इंटू एल आ गया बच्चे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख लिया मैंने, म्यू नॉट N2 I2 इंटू एरिया। अब ये वाला एरिया कौन सी वाली कॉइल का आएगा, ये जो अंदर में जो छोटी वाली कॉइल है ना, छोटी वाली कॉइल जो अंदर में है, ये इस टाइप से जो छोटी वाली कॉइल है उसका एरिया क्या लिखूंगा मैं, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos 0 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा बच्चे, cos 0 बराबर M12 I2। अब देखो जरा आप वापस, क्या ये I2 से ये I2 गायब हो गया, I2 से I2 गायब हो गया, तो अपने पास M12 आएगा। तो M12 कितना आ गया मेरा लाला, M12 क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2, ये तो गायब हो गया ना, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल, ठीक है? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो जरा इसको, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए जरा, नोट कर लो इसको बच्चे मेरे, क्लियर है? तो ये तो अपना आया बच्चे किसके लिए, ये किसके लिए आया अपने पास, ये मैंने
इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया था, ये इसमें बाहर वाली सोलेनॉइड में करंट I2 फ्लो कराई, बाहर वाली करंट सोलेनॉइड में करंट I2 फ्लो कराई, और अंदर वाली में मैंने फ्लक्स लिख लिया। ठीक है बच्चे, तो अब सेकंड वाला, अब मैंने M12 तो पता कर लिया, अब M21 भी पता करता हूं। M21 क्या है, ये डायग्राम यूज कर लो क्या मैं, ऑब्वियसली ये करूंगा, आपको अलग बनाना है बच्चे तीसरा डायग्राम। ठीक है, तो अब ये तो मैंने M12 कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं सुनना ध्यान से, क्या करूंगा, अंदर वाली कॉइल में करंट फ्लो करा लूंगा, अंदर वाली कॉइल में करंट फ्लो करा लिया मैंने, कितना I। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना मेरे लाल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ये सोलेनॉइड कौन सी 1, सोलेनॉइड S1, ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट N1 I1। अब एक चीज ये ध्यान रखना बच्चे, ये जो म्यू नॉट N1 I1 आएगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओनली, ये मैग्नेट के अंदर ही आएगी, ये सोलेनॉइड के अंदर आएगी। इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो होता है, यहाँ भी जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाहर, इसके बाहर, ये अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ वापस, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल 2। अब यहाँ जो कॉइल 2 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने वाला है ना, उसको मैंने लिख दिया N2∅2 इक्वल टू M21 I1। इसका उल्टा N1∅1 की जगह आ जाएगा यहाँ पे N2∅2, M12 की जगह आ जाएगा M21, I2 की जगह I1। क्लियर। अब N2 की जगह क्या लिख दूं, N2 इंटू लेंथ, N2 इंटू लेंथ आ गया बच्चे, ∅2 की जगह क्या आ जाएगा। अब यहाँ जो ∅2 BA cos थीटा तो लिख ही देता हूं मैं, इंटू M21 I1। ठीक है, अब ये N2L आ गया मेरे लाल। अब ये B मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट N1 I1। अब एक चीज और ध्यान से, यहाँ पे जो ये एरिया लिखोगे बच्चों, आपने ये वाला एरिया गलत लिख लिया है, आपने ये वाला एरिया को πr2 स्क्वायर लिख लिया, जबकि ये आएगा πr1 स्क्वायर। अब ये πr1 स्क्वायर क्यों आया, उसके पीछे की कहानी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों यहीं पे है ना ओनली, ये जहां ऑरेंज ऑरेंज कलर है मैग्नेटिक फील्ड वही होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड 0, ये मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सब जगह cos 0, बाकी सब जगह तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है क्या। ठीक है, तो हो सकता है मुझे ऐसा लगा आपने ये गलती करी। अब ये I1 से I1 मारा जाएगा, ये I1 से ये I1 मारा जाएगा, तो M21 के आगे मेरे बच्चे M21 I1 तो गायब हो गया। यहाँ से देखो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, यही आ गया आंसर। और अब आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन तो ऐसे टाइम पास था, सेकंड क्वेश्चन तो आ ही गया क्या, M12 बराबर M21 आ गया ना, तो ठीक है, ये तो दिख ही रहा है ना, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देखें तो ये इस टाइप से अपना ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, तो आप लोग लिख लो इसको, एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में सेम थ्योरी की फॉर्म में दिया है, मैंने अलग से क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से एक चीज और यहाँ ध्यान से सुनो जरा, ये जो M आया है, ये वीडियो पॉज करके पूरी कहानी लिख लेना, ये M आ गया अपने पास। ठीक है, अब ये जो M होता है ना बच्चों, अगर मैं इन दोनों लूप मिल जा रहे हैं, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, जो दोनों सोलेनॉइड है बच्चों, दोनों सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस में लिखता, दोनों सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस लिखता, तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस लिखा जा सकता है क्या। ठीक है, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस लिखा जा सकता है। अगर मान लो ये टू एक जैसी सोलेनॉइड होती है, मींस ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल होती है। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल होती ना, तो R1 बराबर R2 हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक रिलेशन और लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो यहां तक की कहानी तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगला रिलेशन क्या बता रहा हूं बच्चों में, जो M होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये तो आपको समझ में आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, नोट लगा के लिख लेते हैं जरा, क्या देखो आसान आसान सी टर्म में ध्यान से देखना, फटाफट फटाफट से। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ना बच्चों, वो होता है K√L1 L2। L1 L2 क्या है, जो दो लूप होंगे L1 एंड L2 आर सेल्फ इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 एंड कॉइल 2, जो दो लूप आए होंगे ना बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस है। M जो है ये, M जो है M12 और M21, आपको अभी अभी समझाया मैंने, अब मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। L1 L2 हो सकता है आपको किसी को कंफ्यूज। K को बोला जाता है कपलिंग कोएफिशिएंट। K को क्या बोला जाता है बच्चों? कपलिंग फैक्टर या कपलिंग कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। ये K ये बताता है कि कितना परसेंट फ्लक्स लिंक कर रहा है। अगर 100% फ्लक्स लिंक कर रहा है ना बच्चों, तो K का वैल्यू 1 होता है। अगर 100% फ्लक्स लिंक कर रहा है तो K का वैल्यू क्या लिखते हैं अपन? 1। और K की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 हो सकती है। K की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ये जो कपलिंग कोएफिशिएंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। मींस 100% से ज्यादा फ्लक्स तो लिंक नहीं कर पाएगा ना। K का वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। K कहां से कहां जाता है? 0 से 1 के बीच। 0 का मतलब कोई फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, ठीक है। K मैक्सिमम कब होगा? 100% फ्लक्स लिंक करे, मतलब जितना फ्लक्स फर्स्ट कॉइल ने प्रोड्यूस किया है ना, अगर वो पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक कर रहा है किससे? दूसरी वाली कॉइल से, तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जो K का वैल्यू 0 हो जाएगा मतलब 0% फ्लक्स लिंक कर रहा है, मतलब एक लाइन भी नहीं पास कर रही। एक लाइन, जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल में आया दूसरी वाली कॉइल में, वो सारी लाइन में से अगर एक भी लाइन पास नहीं कर रही है तो कपलिंग कोएफिशिएंट हो जाता है मेरे बच्चे 0। क्लियर है? तो कपलिंग कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0। कब? जब एक भी लाइन पास नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूं आपको कि कब कपलिंग कोएफिशिएंट आपका 1 होगा और कब 0 होगा, कब 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे मान लो पहला डायग्राम, फर्स्ट केस फर्स्ट, आप खुद से बताना जरा। एक मैग्नेट, ये एक सोलेनोइड यहाँ आ गई और एक सोलेनोइड यहाँ आ गई, आइडियल सोलेनोइड है। हर एक डायग्राम में मैं आइडियल सोलेनोइड बना रहा हूँ बच्चे, हर एक डायग्राम में 2 आइडियल सोलेनोइड, ठीक है ना। 2 आइडियल सोलेनोइड, हर एक डायग्राम में क्या है बच्चों? आइडियल सोलेनोइड है 2। अब वहां पे आपको एक कपलिंग कोएफिशिएंट के बारे में देखना है जरा कि कितना परसेंट कपलिंग हो रहा है, कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। एक वाली जो मैग्नेट केस फर्स्ट, एक सोलेनोइड से दूसरी सोलेनोइड में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। एक तो ये आ गई और दूसरी ये आ गई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कपलिंग कोएफिशिएंट कितना होगा ये आपको देखना है। K का वैल्यू क्या हो सकता है? देखो बच्चों, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो ये ऐसी जाएगी, क्या एक भी लाइन मैच करेगी क्या? तो इसका कपलिंग कोएफिशिएंट हो गया अपने पास कितना? 0। केस सेकंड, अब जो 2 आइडेंटिकल सोलेनोइड हो, केस सेकंड में केस फर्स्ट ये आ गया, ठीक है। केस सेकंड में क्या है? 2 आइडियल सोलेनोइड तो है, क्या लिख रहा हूं, बट वो जो आइडियल सोलेनोइड कैसे है? एक सोलेनोइड ये इससे आ गई और साथ में एक सोलेनोइड, ये एक सोलेनोइड ये आ गई, दूसरी 2 सोलेनोइड बनानी पड़ेगी मुझे। एक सोलेनोइड तो ये आ गई और दूसरी सोलेनोइड ये आ गई, ठीक है। आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, ठीक है। नॉन आइडियल है तो क्या होगा? देखो, नॉन आइडियल है तो क्या होगा? यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे ऐसे पास होगी, अगर इसमें करंट फ्लो करा दो ऐसे ऐसे घूम के आ सकती है, तो यहाँ से लिंक कर सकती है। तो इस सिचुएशन में K का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया? 0 से 1 के बीच में कुछ होगा, 0 तो नहीं है। अब 100% लिंक कब करेगा? थर्ड वाला केस ही बना देता हूँ, यहाँ तक की थ्योरी लिखो जल्दी से, फिर थर्ड वाला केस लिख के फिर लेक्चर को क्लोज करते हैं। थर्ड वाला केस लिख के लेक्चर क्लोज करता हूँ, तो पहले यार लिख लेना आपको, ठीक है। तो थर्ड वाला केस लिख देता हूँ, देखो क्या केस थर्ड, जब कपलिंग कोएफिशिएंट 1 होगा। देखो कपलिंग कोएफिशिएंट 1 कब है? जब 2 सोलेनोइड, जो अभी मैंने पहले डायग्राम बनाया था ना, जो क्वेश्चन अपन ने करा, वो डायग्राम में कपलिंग कोएफिशिएंट 1 हो सकता है बच्चे, बट वो दोनों सोलेनोइड एक जैसी होनी चाहिए। ये सोलेनोइड दोनों एक जैसी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? कपलिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 2 आइडेंटिकल सोलेनोइड, आइडेंटिकल सोलेनोइड इन ज्योमेट्री में एक जैसी हो, भले नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग आ जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कपलिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाता है।
ठीक है। एनसीईआरटी में इतनी थ्योरी नहीं है, बट मैंने आपको ऐसे भी बता दिया क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो। चलो बाकी कहानी अपन अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, और अगले लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। वैसे आज वाले लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्शन ऑलमोस्ट अपना खत्म हो चुका है, ठीक है ना। एक दो न्यूमेरिकल्स और अपन अगले न्यूमेरिकल में कर लेंगे, अगले लेक्चर में कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर क्लोज करते हैं, हो सके तो एनसीईआरटी में पढ़ लेना ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं। थैंक यू।